नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाल ही में भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हुए। अब देखिए, पृथ्वी से ISS की ऊंचाई है करीब 400 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जितनी दूरी भी नहीं। सही है। लेकिन इस 400 किलोमीटर के सफर में लग गए पूरे 28 घंटे। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतनी कम दूरी में इतना ज्यादा टाइम क्यों? हाँ, ये सवाल वाकई बहुत आम है और इसका जवाब स्पेस ट्रैवल की बेसिक्स में छुपा है। ये कोई सीधी सड़क यात्रा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ऑर्बिटल मैकेनिक्स मतलब कक्षीय यांत्रिकी का मामला है। आप ऐसे समझें कि कैप्सूल और ISS हाईवे पर 2 अलग-अलग लेन में अलग-अलग स्पीड से चल रही गाड़ियां हैं। ओके। कैप्सूल को ISS तक पहुंचना है, लेकिन वो सीधे लेन बदलकर नहीं जा सकता। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो फिर ये हुआ कैसे? मतलब फाल्कन 9 रॉकेट ने ड्रैगन कैप्सूल को सीधे 400 किलोमीटर ऊपर क्यों नहीं पहुंचा दिया? वो सबसे आसान नहीं लगता? सुनने में आसान लगता है, पर फिजिक्स के हिसाब से ये काम नहीं करता। अगर रॉकेट कैप्सूल को सीधा 400 किलोमीटर ऊपर ले जाता तो ठीक है, ऊंचाई मिल जाती। हाँ। पर उसमें साइडवेज वेलोसिटी मतलब बगल की तरफ जाने वाली गति वो लगभग 0 होती। अच्छा। और उसका नतीजा, जैसे ही रॉकेट अलग होता, कैप्सूल सीधा नीचे गिरना शुरू कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई गेंद ऊपर फेंके और वो नीचे आ जाती है। अरे हाँ, सही बात है। ऑर्बिट में रहने के लिए तो स्पीड चाहिए। एग्जैक्टली। ऑर्बिट में टिके रहने के लिए आपको पृथ्वी के चारों तरफ बहुत तेज घूमना पड़ता है। इसीलिए फाल्कन 9 ने क्या किया, उसने कैप्सूल को सीधे ISS की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंडाकार पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ा। पार्किंग ऑर्बिट? हाँ, एक तरह की अस्थायी कक्षा। और यहाँ उसकी स्पीड थी करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज रफ्तार जरूरी थी ताकि वो नीचे न गिरे, बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दे। समझ गया। तो कैप्सूल अब ISS से नीचे वाली ऑर्बिट में था 200 किलोमीटर पर और ISS 400 किलोमीटर पर। और आपने कहा कैप्सूल तेज घूम रहा था। हाँ बिल्कुल। यहीं पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स का थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव पार्ट आता है। काउंटर इंट्यूटिव कैसे? देखिए, ISS ज्यादा ऊंचाई पर है, 400 किलोमीटर पर, तो वो पृथ्वी का एक चक्कर थोड़ा धीरे लगाता है, करीब 92 मिनट में। ओके। जबकि ड्रैगन कैप्सूल नीचे होने की वजह से शुरुआत में तेज था। वो करीब 88 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर रहा था। जैसे सूरज के करीब वाले ग्रह तेजी से घूमते हैं, वैसा ही कुछ। अच्छा, तो नीचे वाली चीज ज्यादा तेज घूमती है। हाँ, और इसी वजह से भले ही वो नीचे था, वो धीरे धीरे हर चक्कर में ISS के थोड़ा आगे निकलता गया, या यूं कहें कि उनके बीच का फासला सही समय पर कम होता गया। फिर कैप्सूल ने क्या किया, उसने बहुत छोटे छोटे इंजन बर्न्स किए, जिन्हें फेजिंग बर्न्स कहते हैं। इनसे उसने अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाया और अपनी स्पीड को ISS की स्पीड से मैच करने की कोशिश की। ओह, जैसे हाईवे पर लेन बदलना होता है एग्जिट के लिए, वैसा कुछ? बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसा ही। और इस पूरी प्रक्रिया में ऑर्बिट को धीरे धीरे एडजस्ट करने में कई घंटे और पृथ्वी के कई चक्कर लग गए। ये सीधा रास्ता नहीं था। वाह, ये तो काफी सटीक प्लानिंग वाला काम लगता है। अच्छा, तो जब कैप्सूल धीरे धीरे ISS के पास पहुंच गया, तब क्या हुआ? क्या वो बस जाकर फट से जुड़ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी जो फेज था वो बहुत ही धीमा और एक्सट्रीमली केयरफुल था। अच्छा। जब कैप्सूल ISS से करीब 30 किलोमीटर दूर था, तो उसे एक बहुत ही कंट्रोल्ड रास्ते पर लाया गया। स्पीड कम करके कुछ मीटर प्रति सेकंड कर दी गई? मीटर प्रति सेकंड? हाँ। और जब वो ISS के 20 मीटर के दायरे में आया, तब स्पीड और घटाकर कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड कर दी गई। कई होल्डिंग पॉइंट्स थे, 400 मीटर्स पर, 220 पर, 20 मीटर पर, 1 मीटर पर। इन पॉइंट्स पर रुकना था। रुकना क्यों था? सिस्टम चेक करने के लिए। ग्रुप कैप्टन शुक्ला, जो मिशन पायलट थे, और बाकी क्रू को सारे सिस्टम्स, नेविगेशन और खासकर लाइडार, जो लेजर से दूरी और स्पीड मापता है, उसकी रीडिंग्स को डबल चेक करना था। अगर एक भी रीडिंग में जरा सी भी गड़बड़ होती तो डॉकिंग रोक दी जाती। बाप रे। हाँ, तो ये जो धीमा प्रोसेस था, ये जांच पड़ताल, इसने भी कई घंटे और जोड़ दिए पूरे सफर में। तो मतलब ये 28 घंटे सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं थे, ये असल में ऑर्बिट बदलने, स्पीड मैच करने
और फिर बहुत सावधानी से सुरक्षित तरीके से मिलने और जुड़ने का समय था। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहले। और इसमें क्रू के आराम का भी ध्यान रखा गया होगा। 28 घंटे लगातार काम तो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। स्पेसएक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है वो थोड़ा मॉडर्न और ऑटोमेटेड है। इससे मिशन प्लानर्स को थोड़ी सहूलियत मिली। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा लंबा, ज्यादा सुरक्षित प्रोफाइल चुना। अच्छा। तो इस 28 घंटे की विंडो में क्रू को सिस्टम चेक करने के अलावा खाने पीने और यहाँ तक कि सोने का भी प्रॉपर टाइम मिला, ताकि जब डॉकिंग का सबसे अहम और मुश्किल काम आए तब वो पूरी तरह फ्रेश और फोकस्ड हों। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि आईएसएस तक का वो 400 किलोमीटर का सफर असल में 28 घंटे का एक बेहद जटिल सधा हुआ ऑर्बिटल बैले था। ये सिर्फ डिस्टेंस का मामला नहीं, बल्कि स्पीड, ऑर्बिट, टाइमिंग और सबसे बढ़कर सेफ्टी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश है। सीधे ऊपर जाने से ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर, सही जगह, सही स्पीड से पहुंचना। बिल्कुल सही कहा आपने। इट्स ऑल अबाउट ऑर्बिटल मैकेनिक्स। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना? हाँ। किस बारे में? कि जैसे जैसे स्पेस में ट्रैफिक बढ़ेगा, हम पृथ्वी की ऑर्बिट से आगे, मान लीजिए चांद या मंगल पर जाने की प्लानिंग करेंगे, तो ये ऑर्बिटल रेंडेवू मतलब अंतरिक्ष में इस तरह मिलने और जुड़ने की तकनीकें ये कितनी और जटिल हो जाएंगी। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। भविष्य में ऐसे मिशंस में कोऑर्डिनेशन और सेफ्टी की क्या नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है।